ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कुछ समय से कक्षा बंद थी क्योंकि जो छात्र यहाँ अध्ययनरत है उनकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही थी। इस कारण से कक्षा को हम निरंतर नहीं चला पाए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे आज फिर से कक्षा को पुनः प्रारंभ करते हैं और 5 अभ्यास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज छठा अभ्यास चलेगा। एक बार जो हम पढ़ लिए हैं उनको फिर से दोहरा लेते हैं। संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 और 8वां होता है संबोधन। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और कारक कितने होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, ने, द्वारा। कितने होते हैं? कारक वस्तुतः 6 होते हैं, किंतु वैसे 7 या 8 संबोधन को नहीं गिनते हैं कारक में, तो 7 होते हैं वैसे। लेकिन एक संबंध को और दूसरा संबोधन को कारक के अंतर्गत नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इसलिए 6 ही कारक होते हैं। भू धातु का लट लकार हमने याद कर ही लिया था। लट लकार में हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों को पढ़ा। तीनों के वाक्य हमने देखे। और लट लकार कौन से काल में होता है? वर्तमान काल। कौन से काल में? वर्तमान काल में। राम शब्द के, रमा शब्द के और गृह शब्द के। राम शब्द के तो पूरे रूप स्मरण हो गए होंगे। ठीक है। रमा और गृह शब्द के प्रथमा द्वितीय विभक्ति में हमने रूप याद किए थे। रमा का क्या बनता है? रमा रमे, रमाह, रमाम रमे, रमाह, स्त्रीलिंग में। ठीक है। और राम शब्द के रामः, रामौ, रामाह, रामम, रामौ, रामान आदि आदि। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, पीछे लिखे हुए हैं, वहाँ से आप फिर से याद कर लेना यदि भूल गए हो तो। और गृह शब्द नपुंसकलिंग में। गृहम गृहे, गृहाणी, गृहम गृहे, गृहाणी। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द जो हैं इन्हीं के तुल्य चलने थे, वो सब वैसे ही याद कर लेना। अच्छा, 5वें अभ्यास में जो हमने पढ़ा अंतिम में, वह आप शब्द था, जो संस्कृत में भवत जिसको कहते हैं। तो पुल्लिंग में वो भवान होता है और स्त्रीलिंग में भवती। उसके भी प्रथम में ही रूप दिखाए थे, द्वितीय में भी, जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, और स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः। और नियम नंबर 10 जो मैंने समझाया था आपको विस्तृत रूप से, कि र और श के बाद यदि न हो तो उसको ण हो जाता है बाद में, या कह लो बीच में यदि स्वर और ह या व र, क वर्ग, प वर्ग और न हो तब भी न को ण हो जाते हैं। ठीक है। उसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे। आगे अभ्यास 6 निकाल लीजिए सभी। छठा अभ्यास। चलिए, इसमें सबसे पहले शब्दकोश दिया हुआ है। देखो, जो बीच में जितना भी अवकाश रहा है उसको एक बार फिर से दोहरा लेना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभ्यास जब तक रहेगा तब तक आपको याद भी रहेगा, स्मरण रहेगा। अभ्यास छूटते ही आप भूलना शुरू कर दोगे, तो उसको एक बार फिर से दोहरा लेना, जो भूल गए हो वो याद कर लेना। ठीक है। चलिए, शब्दकोश है सबसे पहले, तो क वर्ग में दे रहे हैं जैसे ऊपर ही,
धनम धन, फलम फल, पत्रम पत्ता या चिट्ठी। चिट्ठी का प्रयोग देखा होगा ना आजकल, शादी ब्याह का कार्ड जिसको बोलते हैं वो चिट्ठी। तो पत्रम मतलब वो भी होता है और पत्ते के लिए भी पत्रम शब्द आता है। ठीक है, आगे है वनम वन, नगरम नगर, अध्ययनम अर्थात पढ़ना। आगे है कार्यम अर्थात कार्य। अब ख वर्ग में धातुएं गिना रहे हैं कुछ। तुद मतलब दुख देना, इश मतलब चाहना, स्पृश मतलब छूना, और लिख मतलब लिखना, प्रच्छ मतलब पूछना, विश मतलब प्रविष्ट होना या प्रवेश जब करते हैं प्रवेश करना। ग में कुछ अव्यय गिना रहे हैं, जैसे अभितः मतलब दोनों ओर, उभयतः मतलब भी दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सब ओर, प्रति और, धिक धिक्कार, विना बिना। ये कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं, इनको आप याद कर लेना। और इसमें मुख्यतः जो सबसे ऊपर दिए हैं धनम, फलम, पत्रम, वनम आदि आदि, ये इनके रूप गृह के तुल्य चलेंगे। सूचना में दे रहे हैं ना नीचे, धन से लेकर के और कार्य तक, धनम से लेके कार्यम तक के जो भी रूप हैं बीच में, वो सारे के सारे गृह के तुल्य चलेंगे। ठीक है, जैसे गृहम गृहे गृहाणी, वैसे ही धनम धने धनानी, फलम फले फलानी, वनम वने वनानी। तो इस प्रकार से ये रूप भी चलेंगे। अब आगे जैसे ख वर्ग में जो धातुएं गिनाई हैं, तुद है, विष, प्रच्छ आदि आदि जो आई हैं, इनके रूप भवती के तुल्य चलेंगे। भू धातु के हमने लट लकार में याद कर लिए हैं, भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवथ भवथ, भवामी भवावह भवाम। वैसे ही तुद धातु के भी तुदति तुदतः तुदन्ति, तुदसी तुदथः तुदथ, तुदामी तुदावह तुदामह। इसी प्रकार से इश धातु है। अब इश धातु को इच्छ आदेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इच्छ। जब रूप चलेंगे तो बनेगा इच्छति। वैसे रूप क्या है वैसे तो वास्तव में जो मुख्य इश, ठीक है, लेकिन जब इसको लकार में रूप चलाएंगे जब इसके, तब इसको इच्छ हो जाते हैं। तो इच्छति इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि इच्छथ इच्छथ, इच्छामि इच्छावह इच्छामः। ठीक है, इस प्रकार से ये जितनी धातुएं आई हैं वो भू के तुल्य ही चलेंगी। आगे दे रहे हैं व्याकरण में गृह, लोट और द्वितीया। अच्छा, अभी तक आपने लट लकार पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे लोट लकार। क्या है? चलिए वैसे आएगा आगे, अभी बताते हैं। इन्होंने पहली सूचना के नीचे जो दिया हुआ है, नंबर 1, गृह शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो गृह शब्द जो है ना, वो पहला अर्थात प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में है, उसके रूप भिन्न बनते हैं। बाकी सारे के सारे राम के तुल्य। राम शब्द के रूप याद किए हैं, जैसे तृतीया थे उसके चलते हैं, तृतीया से जैसे राम शब्द के रूप चलते हैं, वैसे ही गृह शब्द के चलेंगे। जैसे रामेण रामाभ्याम रामैहि, वैसे ही गृहेण गृहाभ्याम गृही आदि आदि। पीछे रूप देख लेना जहाँ मैंने बताया था आपको, जहाँ शब्द रूप दिए हुए हैं वहाँ पे गृहम शब्द के रूप याद कर लेना। आगे दे रहे हैं, देखो इन्होंने कहा देखो शब्द संख्या 26वीं शब्द संख्या पे आपको वहाँ मिल जाएगा। संक्षिप्त रूप लगाकर धन आदि के भी वैसे ही रूप चलेंगे। कैसे? जैसे गृह के चलते हैं वैसे ही ये जो शब्द आए ऊपर उनके भी ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, आगे दे रहे हैं नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। गृह, पुष्प, पत्र, नगर, कार्य। नियम नंबर 10 देख लेना, एक बार कहा था ना मैंने, जो र और श के बाद ना को ना होते हैं तो गृहम गृहे गृहाणी बनते हैं, वहाँ ना को ना हो जाते हैं। लेकिन फल का जब रहेगा तो फलम फले फलानी, यहाँ ना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ र श के बाद ना नहीं है। समझ रहे हो? तो वो नियम भी यहाँ पर आप देख लेना, उसी के हिसाब से आप रूप चलाना। ठीक है, आगे दे रहे हैं दूसरे नंबर पे, तुद आदि के रूप भू के तुल्य चलावे। अब लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इनमें इश धातु को इच्छ और प्रच्छ धातु को पृच्छ हो जाता है। दे दिया ना इन्होंने, ध्यान वहीं पे रखना किताब में।
जैसे तुदति, इच्छति, स्पृशति, लिखति और पृच्छति, विशति। तो ये इन्होंने एक एक रूप इन्होंने दिखा दिया है, बाकी आपको स्वयं से चलाना है। जैसे भू के चलते हैं वैसे इसके चलेंगे, ठीक है। अब दे रहे हैं आगे लोट लकार। इस छोटे वाली कौमुदी में ये जो प्रारंभिक है इसमें 5 लकार दिए हैं केवल। कितने? 5। लट लकार कौन से काल में होते हैं? वर्तमान काल में। अब दूसरा आया है जो देखो इसमें लोट लकार, आगे दिया है कोष्ठक में आज्ञा अर्थ। क्या दिया है? अर्थात जब किसी को हम कुछ आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो वहाँ पे लोट लकार का प्रयोग होता है। समझ गए? एक बार फिर से सुन लेना। जब हम किसी को आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं तो वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है। उदाहरण से बाद में समझ जाओगे। अभी देख लो भू धातु का लोट में क्या बनता है। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवावह, भवाम, भवाव, भवाम। इसमें प्रत्येक लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष रहेगा, ठीक है। जैसे लट लकार में था प्रथम, मध्यम, उत्तम, उसी प्रकार से लोट लकार में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष रहेगा। समझ गए? चलिए, इसी के तुल्य ये जो धातुएं पीछे आई हैं वो भी वैसी चलेंगी, ठीक है। भू के तुल्य आ रही हैं अभी तक सभी की सभी। तो भू के तुल्य ही जैसे भवतु बनता है वैसे पठतु बनेगा, वैसे गच्छतु बनेगा, वैसे ईशतु बनेगा, इच्छतु बनेगा, ठीक है। तो भू धातु के यदि आप रूप याद कर रहे हो तो ये बहुत सारे धातुएं आपको स्वतः ऐसे ही याद हो जाएंगी। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सूचना दे रहे हैं कि संक्षिप्त रूप लगाकर पठ, गम आदि तथा तुद आदि के रूप बनावे। जैसे पठ का पठतु, गच्छतु, वदतु, तुदतु, इच्छतु, लिखतु, पृच्छतु आदि आदि। ये आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। और कल आपको गृह शब्द के पूरे रूप याद करने और भू धातु का लोट लकार याद करना है। समझ गए? चलिए, नियम नंबर 11, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एक बार। इन्होंने सूत्र लिखा है कर्मणि द्वितीया। क्या लिखा है? कर्मणि द्वितीया। इसका मतलब होता है कि कर्म कारक में द्वितीया होती है। कर्म कारक में द्वितीया होती है। मैंने कहा था आपको जब पीछे हम पढ़ रहे थे, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कौन सी? प्रथमा। और कर्म में द्वितीया होती है। वो ये सूत्र है जो करते हैं कर्मणि द्वितीया। इसका आप हिंदी में अर्थ पढ़िए कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, राम विद्यालय जाता है तो रामः विद्यालयम गच्छति। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो विद्यालय क्या है यहाँ पर? कर्म। और कर्म में कौन सी विभक्ति होनी है? द्वितीया। तो विद्यालयम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। चलिए आगे जैसे और उदाहरण दे रहे हैं, सह पुस्तकम पठति। इसकी हिंदी क्या हुई? सह पुस्तकम पठति। क्या हिंदी हुई इसकी? वह पुस्तक पढ़ता है। सह प्रश्नम पृच्छति। वह प्रश्न पूछता है। चलिए, नियम नंबर 12। इसमें अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और विना, ये जितने शब्द ऊपर अव्यय में आए थे, कोश में आए हैं ना इसी अभ्यास में, ये सारे के सारे जब प्रयोग किए जाएंगे तो इनके साथ में द्वितीय विभक्ति होगी। क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे ग्रामम अभितः, गांव के दोनों ओर। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर। ऐसे ही ग्रामम प्रति, अर्थात गांव की ओर। तो जब इन शब्दों का प्रयोग होगा, कौन कौन से? अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और विना। जब इनका प्रयोग होगा तो इनके साथ में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ऐसी जैसे उदाहरण दे रहे हैं और आगे, दुर्जनम धिक।
अर्थात दुर्जन को धिक्कार। ऐसे ही रामम विना, राम के बिना, तो ये अर्थ निकल कर के आएगा। समझ गए सभी? इस प्रकार से ये जो अभ्यास है ये याद करने का है इस तरफ, और कल हम इसको उदाहरण वाक्य और संस्कृत बनाओ आदि कार्य करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम